नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो हम बना रहे हैं कि मार्केट की जो इतनी उठापटक चल रही है, ये उठापटक ही एक संकेत क्या दे रही है। क्या हम रिसेशन के मुहाने पे हैं? अगर आप खाली शेयर मार्केट से अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, जो आपको टीवी पे, मैं किसी एक पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर कुछ एक जो ऑपरेटर्स ही कह सकते हैं उन्हें, जो मार्केट को अपने हिसाब से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर ये लोग आपको गाइड कर रहे हैं, आप इनके अकॉर्डिंग माल खरीद रहे हैं, डर के मारे माल बेच रहे हैं या होल्ड करके बैठे हैं अगर आप घाटे में हैं, या फिर आपके शेयरों के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, काफ़ी टाइम से लिए हुए हैं, कुछ ऐसे शेयर्स में फंसे पड़े हैं। तो ये वीडियो उनके लिए तो है ही, साथ में ये जो हमारे बिजनेसमैन्स हैं जिनके व्यापार नहीं चल रहे हैं, जो अपने व्यापार में परेशानी पे हैं, जिनके मार्केट में आउटस्टैंडिंग बढ़ गई है, जो मार्केट से रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, या उन स्टूडेंट वर्ग के लिए है जो आगे पढ़ चुके हैं या अपने फाइनल्स में हैं या अपने प्रोफेशनल कोर्सेज ख़त्म कर चुके हैं, पर उन्हें अप्रेंटिस या अपने कोई भी फर्स्ट फ्रेशर जॉब नहीं मिल रही है, या मिल रही है तो बहुत कम पैसों की मिल रही है, उनके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। साथ ही में ये वीडियो उनके लिए भी है जिनकी जॉब मार्केट के रिसेशन की वजह से मुहाने पे खड़ी है कि जॉब कब जाएगी, कब जा सकती है, और जॉब जिनकी जॉब चले गई है उनके लिए भी है। तो ये केवल एक अकॉर्डिंग शेयर मार्केट का ही वीडियो नहीं है, ये ओवरऑल वीडियो है जो हमें हमारे देश की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, हम कुछ एक कंडीशंस पे बात करेंगे कि हम रिसेशन के मुहाने पे हैं, जिसमें हम बात करेंगे शेयर मार्केट के हमारे पुराने कदमों को लेके, शेयर मार्केट के हमारे कदमों को लेके, जिसमें हमने पुराने कदम क्या थे। तो हमने 2008 की सबसे बड़ी मंदी भी देखी है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हमारी 5 मंदी नुमा कह सकते हो, उसमें कुछ मंदी थी कुछ नहीं थी, उनके बारे में भी बात करेंगे। चार्ट पे भी आपको दिखाएंगे वो क्यों आई थी, उनके मैक्रोस क्या थे, और उनके इंडिकेटर, मंदी आने के इंडिकेटर भी होते हैं, वो इंडिकेटर क्या थे, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो उन पुराने हिस्टोरिक चीज़ों को लेके आज हम बात करेंगे कि ये पुराने कदम जो चार्ट्स पे भी दिख रहे हैं, शेयर मार्केट के चार्ट्स पे भी, मार्केट के इकोनॉमी को भी इम्पेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या अपनी तरफ से कर रही है, प्राइवेट कंपनियों के क्या इनपुट्स हैं उस पर, इन सब को लेके आज हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक हमने कुछ OHCL चार्ट लगाया है, इसको आप कैंडल स्टिक चार्ट भी कहते हैं। तो ये कैंडल स्टिक चार्ट आपको काफ़ी कुछ डिटेलिंग बताएगा। इस डिटेलिंग के हिसाब से हम शेयर मार्केट के ऊपर सबसे पहले डिस्कस करेंगे, बाद में हम मैक्रोज, जो इकोनॉमिक के मैक्रोज हैं वो 2008 के मैक्रोज, और लेटर ऑन मैक्रोज और वे फॉरवर्ड 24-25 सभी के ऊपर बात करेंगे। तो हमने 2008 के मंदी से चार्ट बनाया है, ये मंथ वाइज चार्ट है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये देखिए जून 2008, तो ये यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी रिसेशन की जो हम बात करें तो इसको काफ़ी बड़ा रिसेशन कहा जाता है कि हमारा जो मार्केट गिरा था वो सबसे ज़्यादा गिरा था, इसी टाइम पे गिरा था, जो अब तक का हाईएस्ट मार्केट फॉल था, जो इसको अगर कहा जाए तो इस सबसे बड़े फॉल को हमने 52% का फॉल देखा था, 52% का, मतलब 53% ही समझ लीजिए, 52.99% जो 2008 का फॉल था, जो हमने हाईएस्ट पीक से निकाला था, और उस हाईएस्ट पीक के बाद हमने इसको जो अपना हाईएस्ट पीक बनाया था उसके बाद हम नीचे गिरना स्टार्ट हो गए थे। तो ये कुछ ऐसा था कि इसमें टोटल 11 महीनों का फॉल था, एवरेज आउट अगर इसकी बात करें कि पर मंथ की कैंडल को 1 महीना पकड़ा है तो उस हिसाब से बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ डे 305 दिन था, 52.99% मार्केट गिरा था। ये हम क्लोजिंग से कर रहे हैं, अगर इसको हाईएस्ट से पकड़ेंगे तो और ज़्यादा मिलेगा आपको, हाईएस्ट टू लो पे बात करेंगे, पर हम तो क्लोजिंग टू क्लोजिंग पकड़ रहे हैं, चार्ट में क्लोजिंग टू क्लोजिंग पकड़ रहे हैं, तो 2-3% का अंतर उसमें हो जाएगा, पर क्लोजिंग टू क्लोजिंग 52.99% था। तो काफ़ी वॉल्यूम बेचने के हुए थे। एवरेज आउट वॉल्यूम क्या थे ये भी इसमें मेंशन करा हुआ है, यहाँ आप देखिए
ये काफ़ी वॉल्यूम हुए थे, एवरेज वॉल्यूम ये थे। अब इसमें पूरे चार्ट में 11 महीनों के चार्ट में 5 महीनों की कैंडल ही बुलिश बनी थी और 6 महीनों की कैंडल बियरिश बनी थी। और बुल रेशो क्या देखता है, बुल रेशो क्या बताता है कि खरीदारी का परसेंटेज कितना था, हम लोग कितने खरीदारी के रेशो में थे। तो 45.45% का एक एवरेज आउट फिगर निकल के आया है जो हमने कैलकुलेशन ली। तो ये चीज़ ये बता रही है, साथ में लाइन है जिसको हम अडॉप्टिव आरएसआई की बात करते हैं। ऊपर वाली अडॉप्टिव आरएसआई है, नीचे वाला उसका एवरेज है। कहाँ पे अडॉप्टिव आरएसआई को इस एवरेज ने अडॉप्टिव आरएसआई को क्रॉस मारा था, इससे ये बताता है कहाँ से वापस हम इसके बाहर निकले थे, रिसेशन के जर्क के बाहर निकले थे। तो ये 2008 के क्राइसिस हो गए। उसके बाद 2010 मिड में आया था और 2011 में भी बियरिश कंसोलिडेशन रहा था। नंबर ऑफ कैंडल्स की बात करें, रफली 15 महीने चलाइए, क्योंकि ये मिड में रहा था इसलिए 15 महीने की बात कर रहे हैं। 15 महीने चला, 426 दिन की बात, 426 दिन चला। इसमें बात करें तो कितना रहा, क्योंकि 2008 के बाद एकदम से मार्केट उठा, लोगों में क्यूरियोसिटी आई, मार्केट भाग रहा है, लोगों ने पैसा भी डाला, तो एक बार उठा। फिर अपनी गवर्नमेंट के जो अपनी पॉलिसीज थी उसको देखने के बाद थोड़ा मार्केट के ग्लोबल कंडीशन के कारण थोड़ा सा रुका। वो क्यों रुका वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। 426 दिन चला। रेट ऑफ चेंज की बात करें 23.16% गिरा था मार्केट इसका, क्लोजिंग से क्लोजिंग की बात कर रहे हैं इन 426 दिनों में, जो मंथ वाइज दिखा रहा है आपको चार्ट पे। इसके वॉल्यूम की बात करें, ये वॉल्यूम रहे थे, एवरेज वॉल्यूम इतने रहे थे, एवरेज वॉल्यूम कम रहे थे टोटल वॉल्यूम से। तो वो ऑब्वियसली होता है। बुलिश कैंडल केवल इसमें 4 ही बनी थी, क्योंकि मार्केट एक कंसेंसस में था कि ये दोबारा तो हम बियरिश मार्केट में 2008 जैसी मंदी नहीं देख लेंगे। एकदम से बढ़ गया, फटाफट बढ़ा और फिर एकदम से टच करके हम वापस आ गए। तो बियरिश कैंडल इसमें 11 बनी थी। बुल रेशो की बात करें तो इसमें उस डर के कारण और कम खरीदारी हुई, तो 26.67% का था, 67%। फिर तीसरी जो सबसे बड़ी हम बात करें, यहाँ आई थी ये, जिसको मंदी या कंसोलिडेशन कहेंगे, ये आई थी डिवैल्यूएशन ऑफ चाइनीज़ युआन। चाइनीज़ युआन ने चाइना ने अपने कुछ एक्सपोर्ट, अपनी करेंसी की डिवैल्यूएशन करी थी अगेंस्ट डॉलर अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। उस टाइम में चाइना कोशिश कर रहा था कि हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएं। वो अपने आप को दुनिया की फैक्ट्री साबित करने में लगा हुआ था और दुनिया उस पर ट्रस्ट भी कर रही थी। तो चाइना ने अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए अपनी करेंसी की डिवैल्यूएशन भी करी थी और उसकी करेंसी डिवैल्यूएट भी हुई थी। तो नंबर ऑफ इसमें क्या रहा, ये इसने भी इम्पैक्ट डाला हमको। तो नंबर ऑफ कैंडल बात करें तो 13 बने, इसमें 13 महीनों की थी रफली। नंबर ऑफ डेज 365 दिन था, एक साल मोटा मोटा। और रेट ऑफ चेंज की बात करें 21.51% मार्केट नीचे गिरा था इसमें। तब तो एवरेज आउट हम मानते हैं कि मंदी कब है, जब मार्केट का नीचे गिरना 20% से ज़्यादा हो। एक्चुअल मंदी तो वहीं मानी जाती है, तो बिगेस्ट मंदी यहीं आई थी। ये देखो 20% के नीचे 26 था, यहाँ पे 21.51 था। इसके टोटल वॉल्यूम इतने हुए थे। बुलिश कैंडल 5 थी, 5 महीने बुलिश कैंडल में रहा, 8 महीने बियरिश कैंडल में रहा और बुल रेशो 38.46% ही खरीदारी करने वाले मार्केट में मौजूद थे। अब बात करते हैं उसके बाद, ये मार्केट में कुछ ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद एक, इसको मंदी नहीं कहेंगे, इसको क्रैश कहेंगे, 2019 में आया ड्यू टू कोविड। 2019 में कोविड की वजह से क्रैश आया था जो 4 महीने चला। मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ कैंडल रही थी, नंबर ऑफ डेज 91 दिन चला। 29.34% की मार्केट गिरी थी इसमें, वो 29.34%। टोटल वॉल्यूम इतने रहे थे। बुलिश कैंडल केवल एक थी, डर का इतना ज़्यादा माहौल था क्योंकि आगे क्या होगा। और बियरिश कैंडल 3 थी और बुल रेशो 25% का ही रहा था। उसके बाद जब एक कंसोलिडेशन मिला था यहाँ पे 2022 में, बियरिश कंसोलिडेशन भी आया था, तो यहाँ पे 9 महीनों का रफली रहा था, 243 दिन रहा था, 10.70 गिरा। इसको हम मोटा मोटा ये नहीं मारेंगे कि ये मंदी थी, पर हाँ कंसोलिडेशन तो था ही। बियरिश 10.70 गिरा था मार्केट। बियरिश कैंडल 3 थी, बुलिश कैंडल 3 थी, बियरिश कैंडल 6 थी। 33.33% लोग ही खरीदारी में थे। तो मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेट होता रहा। उसके बाद आप देखेंगे तो 2022 के बाद मार्केट ने बढ़ना स्टार्ट करा, तो ये देखो वाइट रंग की लाई,
अडॉप्टिव आरएसआई की सीधी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और उसका एवरेज नीचे, तो सीधी उठी हुई लाइन है। तो ये देखिए, ये वैसी ही यहाँ से लाइन उठी थी, यहाँ भी वैसी ही लाइन है। तो ये, इसको आप ये नहीं कह सकते कि मंदी को ये हो सकता है टच करके निकल जाए, हो सकता आए, पर अभी तो आने के चांसेस भी नहीं है। खाली एक अभी अगस्त की एक कैंडल बड़ी रेड आई है खाली इसमें, जो भी पूरा अगस्त नहीं बीता है। आगे जाने ऐसी कई कैंडल हैं आपको दिखेगी। ये देखिए बड़ी कैंडल, जहाँ पे ये बड़ी मंथ वाइज कैंडल आने लगे ना, वहाँ पे हमें समझ आना चाहिए। ऐसी एक कैंडल तो देखो यहाँ भी आई थी 1 महीने के भी बीच में, ये कैंडल यहाँ भी थी, ये कैंडल यहाँ भी थी। तो ऐसी कैंडलें आती रहती हैं ये मंथ वाइज। पर हमको ये उस कंडीशन में ये नहीं समझना चाहिए कि मार्केट अगर अभी बियरिश हो रहा है या मंदी की तरफ जा रहा है। हल्का बहुत बियरिश होता है, पर ये मंदी की आहट नहीं लग रही है। अब इसको दूसरे चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। इसको कहते हैं रैंको चार्ट। रैंको चार्ट को कुछ और तरीके से देखा जाता है। बेसिकली इसमें ब्रिक बनाई जाती है जो मार्केट की महीनों की एवरेज को ब्रिक में तब्दील कर देती है। ये चार्ट 3% की ब्रिक के ऊपर बना हुआ है कि 3% की ब्रिक मार्केट में कब कब क्या क्या होता है, उस अकॉर्डिंग बना हुआ था 2008। इसमें देखिए आप 2022 को जो हम कह रहे थे वो मंदी नहीं थी, वो कंसोलिडेशन था। एक ही ब्रिक निकाली इसने 3% में। वो पहले ये ऊपर गया, ये यहाँ से आया 3%, फिर ये नीचे गया, फिर एक ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये बराबर में आया, और फिर यहाँ पे जाके और फिर यहाँ पे जाके इसने फाइनल अपना का ये एक मूवमेंट दिया है कि भैया मैं मंदी में नहीं हूँ, कि मैं कंसोलिडेशन में था। तो 2022 में कुल मिला के अगर बात करें तो ये 243 दिन की जो खींचतान रही, इसमें 10.70 के ही चेंज रहे। अब इसमें बात कर लेते हैं 2008 की। इसमें देखिए 2000 में सबसे ज़्यादा ब्रिक बनी है 33 ब्रिक। कितने दिन चला? 305 दिन चला। 52.99% मार्केट गिरा। ये इसके वॉल्यूम रहे। बुलिश ब्रिक सबसे कम आज तक बुलिश ब्रिक इसी में बनी थी, ये केवल 5 थी। और बियरिश ब्रिक की देखेंगे तो 28। तो मैं कहता हूँ कि बड़ी मंदी की अगर आहट चेक करनी हो तो हमें केवल रैंको चार्ट पे ही चेक करी जा सकती है। OHCL मतलब कैंडल स्टिक चार्ट पे, जो आपको किसी भी न्यूज़ चैनल पे जैसे बता रहे हैं कि ईरान और इजराइल के मैप लगा दो। मिस्टर सिंघवी जी को भी कहा है किसी ने कि वो दिखाओ, कि जिससे और अदर चैनल दिखाना स्टार्ट करे। तो हो सकता है उन लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करी हुई हों, उन्होंने अपने क्लाइंट्स को भी शॉर्ट सजेस्ट कर रखे हों, ठीक है। तो वो उनके पर्सनल इस महीने शॉर्ट्स खरीदी, अगले महीने में वापस तेजी में आ सकते हैं। मार्केट नीचे गिरे बाद अपने क्लाइंट्स को तेजी सजेस्ट कर सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड है, उनको कमाना है। वो बैठ के टेक्निकल एनालिसिस्ट का रोल निभा रहे हैं। उनको इसलिए रखा गया है कि लोगों को दिखाया जाए, लोगों को बताया जाए, तो कुछ तो बोलना ही है। तो उन्होंने अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग दुनिया को एक तरीके से डराना धमकाना कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरेगा, मंदी की ओर जा रहा है। तो इस तरीके की बातें होती रहती है। मेरे को तो 3% की अभी तक एक ब्रिक नहीं दिखाई दी कि लगातार 1 महीने एक ब्रिक बन जाए। ये देखिए आप, अगर वो ब्रिक बनती है उसके बाद भी मैं उसके बाद एक ब्रिक और देखने की कोशिश करूँगा। अगर 2 ब्रिक आती है तो फिर हम बात करेंगे। 2 ब्रिक के बाद एक ब्रिक के बाद ही कॉशियस हो जाना चाहिए। पर दूसरी ब्रिक भी अगर आ जाए तो आपको क्लियर कट मान लेना चाहिए कि मंदी की ओर हम जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी ब्रिक के बाद अगर वापस ऊपर चढ़ जाता है तो ठीक है, वरना मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। अब 2010-11 की बात कर लें। ये देखिए कंसोलिडेशन 18 ब्रिक बनी थी, 426 दिन रही थी, 23.16% मार्केट गिरा था। बुलिश ब्रिक 8 थी, बियरिश ब्रिक 10 थी, बुल रेशो 26.67% था। ये फिर 2014 से लेकर 2016 के बीच में ये चाइना ने डीवैल्यूएशन ऑफ युआन करा था, वो आपने पहले बता दिया है। नंबर ऑफ ब्रिक 9 बनी थी इसमें टोटल। इस वाले मार्केट में जब कंसोलिडेशन हुआ था 365 दिन चला था, 21.51% मार्केट गिरा था। बुलिश ब्रिक की बात करें 3 थी और बियरिश ब्रिक 6 बनी थी। बुल रेशो खरीदारी करने वाले 38.46% थे। मार्केट के रश ये कोविड के दौरान हुआ था 2019 में। तो इसमें टोटल ब्रिक ये देखिए आप निशान लगा हुआ, टोटल ब्रिक 14 बनी थी, 91 दिन चला था, 29.34% मार्केट गिरा था। ये इसके वॉल्यूम रहे थे, ये एवरेज वॉल्यूम रहे थे। बुलिश ब्रिक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डर था मार्केट में उस टाइम पे। तो आप देखिए 4 ही बुलिश ब्रिक हैं, और बियरिश ब्रिक की बात करें 10 हैं। बुल रेशो की बात करें तो 25% ही लोग खरीदारी के माहौल में मूड में थे।
इसकी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, इसको मंदी नहीं मानेंगे, इसको कंसोलिडेशन ही मानेंगे। जो हुआ था, नंबर ऑफ ब्रिक 2022 में 7 थी, 243 दिन चला, रेट ऑफ 10.70 ही गिरा था, क्योंकि 20% से नीचे अगर गिरता है तो अपन को उसको मंदी कंसीडर करना चाहिए एक एज पर थ्योरी। टोटल वॉल्यूम ये हुए थे, बुलिश ब्रिक 1 थी पर बियरिश ब्रिक 6 थी, बुल रेशो 33.33% के थे। मतलब 33% लोगों के मन में ही खरीदारी की इच्छा जागृत हुई थी, क्योंकि जो लोग खरीद रहे थे उन्होंने आगे जाके कमाया भी है गिरे हुए मार्केट में। बस अब ये है कि खरीदारी कहाँ है, तो लोगों को अपना सोच समझ के पैसा डालना चाहिए कि कहाँ पे डाल सकते हैं। कि थोड़ा पैसा अभी डाला, अगर और गिरता है तो थोड़ा सा और डाला, 5 हिस्सों में पैसा डिवाइड कर लो। 100 रुपये का नोट है तो उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करके डालना चाहिए, तो आपको एक एवरेज आउट आ जाती है, रेट आ जाती है, और उसमें आप हमेशा प्रॉफिटेबल होते हो। मार्केट आपको हमेशा प्रॉफिट ही देगा उस कंडीशन पे। और डर के टाइम पे अगर आप ऐसे लगते हो तो मार्केट बेच के खाली हो जाते हो, तो आपको बाद में मार्केट जब चढ़ता है ना तो मौका नहीं देखा, ये देखो ये देखो, उसके बाद ये आपको दिखाई, ये देखो ये गिरा था, उसके बाद ये देखो कैसे फटाफट फटाफट चढ़ा। यहाँ पे एक थोड़ा सा उसने पॉज लिया, फिर देखिए, ये देखिए रुकने का नाम नहीं लिया। अब आ जाते हैं ईयर इन इस टाइम पे क्या हुआ था, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रोटेशन क्या थे। 2008 के पहले लगभग सब चल रहा था, पर 2008 में क्या चला, बैंकिंग और आईटी चला। 2010 और 11 में क्या चला, एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो और आईटी चला। 2015-16 में क्या चला, तो रोटेशन हुआ और कंजम्पशन और एनर्जी के स्टॉक चले। 2020 में एफएमसीजी और फार्मा एंड आईटी चले। 2021-22 में, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, ये 20 लिखा हुआ है पर 19 की बात हो रही है। इसमें एफएमसीजी, फार्मा, आईटी चले, ये कोरोना की जस्ट बात की बात है। और 2021-22 में ऑटो और एनर्जी चले। अब आ जाता है 2008 के रिसेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया, कि 2008 के रिसेशन इम्पैक्ट ऑफ इंडिया पे क्या पड़ा था। की मैक्रोनॉमिक्स पॉइंट्स हैं इसके। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का जन्म कहाँ से हुआ, ओरिजिन। इसका रिसेशन ओरिजिनल हुआ था सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस से यूनाइटेड स्टेट में। तो ये लीडिंग टू ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन था, ये पूरी दुनिया को फाइनेंशियली प्रभावित करा था, इसने डुबो दिया था एक तरीके से। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था इंडियन इकोनॉमी पे। जीडीपी, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो हो गई थी इसके चलते। ग्रोथ रेट हमारी थी 9% इन 2007, जो गिर के 2008-9 में 6.7% ही रह गई जीडीपी ग्रोथ रेट। मतलब ग्लोबल का इम्पैक्ट हमारे पे हमेशा पड़ता है, ये मानना चाहिए। अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध पे सप्लाई इम्पैक्ट होती है, डीजल पेट्रोल महंगे होते हैं, कच्चा क्रूड ऑयल महंगा होता है, कुछ जगह एक्सपोर्ट्स हमारे अटक जाते हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स, हमारे आईटी इंडस्ट्री में फ़र्क पड़ जाता है। तो ये एक ग्लोबल का भी कुछ मार्केट पे असर पड़ता है। इसके बाद करते हैं स्टॉक मार्केट की। इंडियन स्टॉक मार्केट को शार्प डिक्लाइन हुआ था उस टाइम पे। बीएससी सेंसेक्स फॉल हो गया था मोर देन 50%। ये पीक से फॉल हुआ था जनवरी 2008 टू अक्टूबर। जनवरी 2008 से अक्टूबर तक ये 50% गिर गया था अपने पीक से। आप ये देखिए, अक्टूबर 2008 तक 50% गिर चुका था। जैसे मैंने आपको बताया था 45 पॉइंट समथिंग था, पर वो हाई टू लो की बात हो रही है। हमने करा है क्लोजिंग टू क्लोजिंग। एक्सपोर्ट्स में क्या हुआ था, देयर वाज अ डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट ड्यू टू रिड्यूस ग्लोबल डिमांड। अब ग्लोबल युद्ध क्षेत्र में है, हर देश को अगर युद्ध में है या उसकी खुद की अर्थव्यवस्था में कमजोरी है, अगर उसके पास जैसे डॉलर नहीं है, आज पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, किसी और कंट्री की बात कर लेते हैं, अगर वहाँ पे प्रॉपर डॉलर नहीं है तो ग्लोबल करेंसी अभी डॉलर है, डॉलर में आप खरीदारी करते हैं, या फिर आपके पास गोल्ड होना चाहिए। तो आप मतलब ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो एक्सेप्टेबल ग्लोबली हो। तो आपने गोल्ड को रख के आप डॉलर ले सकते हैं। इंडिया में 91 में ऐसा करा था जब इंडिया के पास भी फॉरेन रिजर्व्स कम हुए थे। तो एक्सपोर्ट की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि अगली कंट्री के पास देने के लिए डॉलर नहीं होगा, तो खरीदारी क्या करेगी अपना। बाकी अगर वो युद्ध में है तो युद्ध में लड़ रहे हैं, अपने खुद के रिसेशन से पढ़ रहे हैं। अगर उनके देश में बांग्लादेश जैसे खुद के घरेलू क्राइसिस हैं, ऐसे क्राइसिस से लड़ेंगे। पाकिस्तान जैसे क्राइसिस है तो ऐसे क्राइसिस से लड़ेंगे। श्रीलंका में क्राइसिस हुए थे, तो ये क्राइसिस भी एक तरीके से ये आपकी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। अब की सेक्टर लाइक टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुका था उस टाइम पे। इंडिया का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें हुआ था।
अब बात कर लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट एफआईआई के इन्फ्लोज घट गए थे, बहुत कम। एज ए ग्लोबल इन्वेस्टर बिकम रिस्क एवर्स हो गई थी इसकी, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो फॉरेन मार्केट के लोग दूसरे मार्केटों में इन्वेस्ट करने से डर रहे थे, तो हमारे पास खुद का हमारे मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो गया था। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एफआईआई बीच बीच में लगातार बेचते हैं, तो कहीं उनको डर भी लग रहा है, शायद वो युद्ध का डर हो सकता है कि ग्लोबली हम किसी वॉर में तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। या उन्हें हो सकता है कि इंडिया की पॉलिसीज़ पे अभी उनको पूरा भरोसा नहीं आया हो। और गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स क्या रहता है, इसकी बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, ऐसे टाइम पे जब मार्केट गिरता है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मैटर करती हैं, कि जब अपनी जीडीपी गिरती है, मार्केट गिरता है, काफ़ी सारी, मैं केवल शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जॉब्स नहीं होती है, महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लोगों के पास आय के साधन कम हो जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, तो लोगों में असंतोष बढ़ता है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है, असंतोष आक्रोश का रूप भी ले सकता है, तो गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि ये चीज़ें नहीं हों, लोगों के पास सस्ता मिले। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्या पॉलिसीज़ करी थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करी थी उस टाइम पे, और लिक्विडिटी बढ़ाई थी मार्केट में, क्योंकि रिसेशन आ गया था। तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करी, जिससे लोग लोन ले पाएँ, अपना खर्च बढ़ा पाएँ, और मार्केट में पैसा डालना स्टार्ट करा। नोट भी छापे गए थे उस टाइम पे, जिससे कैश की लिक्विडिटी बढ़ी थी, तो हमारा थोड़ा रुपया वहाँ भी गिरा था। बैंकिंग सिस्टम को स्टिमुलेट करा था गवर्नमेंट ने, पैसा डाला था आरबीआई की तरफ से। फिजिकल स्टिमुलस दिया गया था, गवर्नमेंट ने फिजिकल स्टिमुलस पैकेज भी दिए थे, इनकम टैक्स की रेट्स भी कट करी थी, कॉरपोरेट्स को दिए थे, फैक्ट्रियों को दिए थे स्टिमुलस की, भैया तुम धंधा बढ़ाओ, तुम नौकरियां दो लोगों को, और जिससे लोगों का पब्लिक खर्चा बढ़े। और गवर्नमेंट ने पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाए थे। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफ़ी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें, बांध, रेल, पुल, सड़कें, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने उनमें पैसा अपनी तरफ से लगाया था। अब उस टाइम पे इंडिकेटर क्या थे, उनकी बात कर लेते हैं। ये 2008 के इंडिकेटर क्या थे, क्योंकि सबसे बड़ा रिसेशन इसे ही माना जाता है। इसको हमने रैंको चार्ट पे भी देखा था, इसको हमने अपने कैंडल स्टिक चार्ट, OHCL चार्ट जिसे कहते हैं, उस पर भी देखा था। इसके इंडिकेटर्स दिखाते हैं, इन्फ्लेशन वाज रिलेटिवली हाई ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द क्राइसिस। इन्फ्लेशन थे, महंगाई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अगर हम बात करें दालों की, तो उस टाइम पे दालों की रेट बहुत बढ़ चुकी थी, लोगों की आमदनी कम थी, वो फिक्स रह गई थी, पर प्राइजेज इतने हो गए थे कि लोगों की पॉकेट साइज में, आज 100 के नोट की जैसे बात करें कि 100 के नोट की क्या वैल्यू रह गई, तो उस टाइम पे लोगों की जितनी सैलरी होगी उसकी क्या वैल्यू रहेगी, क्योंकि खर्चा हर चीज़ का बढ़ा था, प्राइसिंग हर चीज़ की बढ़ी थी, और लोगों की पॉकेट इन मनी काफ़ी कम हो गई थी। मतलब आ उतनी ही रही थी, पर क्योंकि खर्चे बढ़ चुके थे, हाईली महंगाई बढ़ गई थी, और गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर पाई थी, इस वजह से शुरुआत में बहुत ज़्यादा बड़े थे क्राइसिस। अब इसमें क्या थे, कौन सी कमोडिटी हुई थी, ऑयल, सबसे ज़्यादा ऑयल, हमारा तो क्रूड पे डिपेंड है ना, हम तो भाई ऑयल डिपेंडेंट कंपनी है एनर्जी के सोर्स में। कमोडिटी प्राइजेस, कोई भी कमोडिटी की बात कर लें आप, वो बढ़ चुकी थी, बट लेटर ऑन मॉडरेट एंड डिमांड फेल। और जब ये महंगा हो गया था, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही थी, बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे नॉर्मल हुआ और धीरे धीरे डिमांड गिरने लगी। इंडिकेटर्स ये थे कि जब डिमांड गिरती है तो फिर थोड़ी कंट्रोल में आती है महंगाई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये हमेशा याद रखिएगा, जब मंदी की आप बात कर रहे हैं कि मंदी आ रही है, तो आपको इन फैक्टर्स को हमेशा देखना पड़ेगा। मैं 2008 के फैक्टर दिखा रहा हूँ आपको, किन फैक्टर्स पे आपको चेक करना है मंदी आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ह्यूज हो चुका था उस टाइम पे, मैंने कुछ काफ़ी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, पर्टिकुलर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर तो बिल्कुल डाउनफॉल चले गया था, डंप हो गया था। मतलब उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत स्टिमुलस दिए थे, बहुत पैकेज दिए इस डाउन ट्रेंड को हटाने के लिए, पर इसमें टाइम लगा। एक्सचेंज रेट पे बात करते हैं, डॉलर टू इंडियन करेंसी रुपीज़ INR की, तो इंडियन रुपीज़ डेप्रिशिएट हुआ था डॉलर के अगेंस्ट में, हमारी डिवैल्यूएशन हो गई थी हमारी जो डॉलर के अगेंस्ट में, जैसे अभी 83 पॉइंट समथिंग है, उस टाइम पे हमारी उसी अभी तो और ज़्यादा डिवैल्यूएट होगी। तो उस टाइम पे एकदम से सडन डिवैल्यूएशन ज़्यादा होता है, तो हमारी डॉलर खरीद की पावर कम हो जाती है, हमारी एक्सपोर्ट की गिर जाती है, तो हमारे पास आता नहीं है, क्या बोलते हैं, फॉरेन करेंसी ज़्यादा।
आउटफ्लो ज़्यादा थे हम, क्योंकि इंपोर्टर हैं, हम एनर्जी में इंपोर्ट करते हैं। उस टाइम पे हमारे एक्सपोर्ट तो बिल्कुल डाउन हो गए थे, हमें इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ रहा था। तो फॉरेन करेंसी में हमारा फॉरेन कैपिटल रिड्यूस हो गया था, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इस वजह से लूज़ हो रहा था कि मार्केट में कि पैसा डाला जाए या नहीं डाला जाए। गवर्नमेंट के पास खुद के पास फॉरेन करेंसी नहीं है, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं अभी। पाकिस्तान का शेयर मार्केट भी वैसा ही हो गया ऑब्वियसली, कभी वो किसके पास जा रहा है कभी। बैंकिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। इंडियन बैंक्स हाईली वर रिलेटिवली इंसुलेटेड फ्रॉम द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ सब प्राइम क्राइसिस ड्यू टू देयर लिमिटेड एक्सपोजर टू टॉक्सिक एसेट। इंडियन बैंक भी इससे आइसोलेट बचे नहीं थे, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हुए थे क्योंकि इन्होंने मार्केट में जो अपने पैसे छोड़ रखे थे, जो लोन्स दे रखे थे, इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई, इंडस्ट्रियों के पास प्रोडक्शन घट गए, लोग अपने वो पैसे नहीं निकाल पाए जो फंसे हुए थे, लोगों की जॉबें चले गई, लोग अपने धंधे पानी के बंद होने से लोन नहीं चुका पा रहे थे। तो ये अपनी जो एसेट उन्होंने गिरवी रखी थी या लोन उन्होंने दिया था, तो एक तरीके से वो उनका भी पैसा डूबा। ये भी एक चैलेंज था उनके लिए इसको आउटकम करने के लिए। तो इंडियन बैंक्स पे भी बहुत फ़र्क पड़ा था, जबकि आरबीआई ने इसमें काफ़ी फोकस करा था। हाउएवर दे फेस चैलेंजेस ड्यू टू ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन, कि उन्होंने ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन के लिए कुछ चैलेंजेस मिले थे उनको। दीज पॉइंट्स एंड इंडिकेटर्स ने 2008 में रिसेशन को लीड करा था और बताया था। तो ये कुछ एक डेटा पॉइंट थे जो हमने 2008 के ऊपर देखे। अब आ जाता है सबसे बड़े, उसके बाद निकल के आ जाता है ये 2010 और 11 में क्या हुआ था, कि मैक्रो पॉइंट्स थे इसके। ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी 2008 के सडन बाद हम जब कवर अप करने गए तो हमने एक बार तो कवर अप कर गए, पर उसके बाद क्या हुआ, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी थी। ग्लोबल इकोनॉमिक वाज रिकवरिंग फ्रॉम 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से सारे ही ग्लोबल रिकवर करे थे, विच इंक्लूड्स इन्वेस्टर सेंटीमेंट एंड मार्केट परफॉर्मेंस। उसने क्या है कि इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस करा कि भैया किस मार्केट में पैसा डालना चाहिए, कहाँ पे डालना चाहिए, चाइना में डालना चाहिए, जापान में डालना चाहिए, जर्मनी में डालना चाहिए। तो काफ़ी सारे उनको सब कुछ उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज लग रहे थे कि जो इन्वेस्टर फंड मैनेजर्स थे या इन्वेस्टर्स थे उनको कौन से मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। हमारे इवन इंडियन इन्वेस्टर भी उस टाइम पे सोच समझ के ही देख रहे थे कि भाई पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि एक बार उठा था फिर मार्केट कंसोलिडेशन मोड में चले गया कि भैया वापस तो नहीं गिर जाएगा। जीडीपी ग्रोथ, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रोबस्ट हो गई थी, उसके बाद अराउंड 8.5% 2010 में हो गई थी एंड 6.9 2011 में हो गई। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे डर आ गया था कि फिर वो जीडीपी गिर गई, और जीडीपी गिरना फिर अगर यही संकेत था कि साहब अब क्या वापस हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक देख लिया था। पर ये 2011 की स्लो डाउन थी ना, वो ग्लोबल ये डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हुई थी, उसमें केवल एक फैक्टर काम नहीं था। तो एक हॉल्ट लिया था उसके बाद उस डर के कारण। अब यहाँ पे क्या हुआ, बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन महंगाई फिर भी एक मुद्दा थी, जिसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। इन्फ्लेशन था पीक पे था, 10% के ऊपर था 2010 में। और हाई इन्फ्लेशन रेट्स की वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स दोनों पे फर्क पड़ा था। कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर की खपत कम हो गई थी, वो कम यूज़ में लेना स्टार्ट कर दिया, चीज़ें महंगी थी, अब चीज़ें कम बिक रही थी, उसके कारण कॉर्पोरेट्स का प्रोडक्शन घटाना पड़ा, कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट कम होने लगे क्योंकि मार्केट में खपत कम हो गई, डिमांड कम हो गई थी इन्फ्लेशन से। मॉनेटरी पॉलिसी, क्या मॉनेटरी पॉलिसी रही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट करी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे अभी भी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्टेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये ग्लोबल जो चल रहा है, जो भी ग्लोबल वॉर की सिचुएशन है, यूक्रेन रशिया वॉर, बैन लगाए हुए हैं यूएस ने जगह जगह, इधर इजराइल ईरान और ये हमास, ये सब चल रहा है। तो मिडिल ईस्ट में तो ये एनर्जी तो हमें मिडिल ईस्ट से और रूस से, अमेरिका से कहीं ना कहीं से आती है, पर ये सब उस टाइम पे कंसेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्किंग हो जाती है कि रेगुलर इसी प्राइस पे मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आरबीआई ने बहुत टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कर रखी थी इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखे थे मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग दीज ईयर। ये काफ़ी टाइम इन अपने इंटरेस्ट रेट ऊंचे करे थे।
अभी हमारी बढ़े हुए हैं, पर अभी कम से कम आरबीआई से बढ़ा नहीं रही है। करंट सिनेरियो में नीचे लाने की कोशिश ही करेगी। पहली बार इतने सालों बाद ऐसा हुआ है कि हमारी जो सीपीआई कंज्यूमर परफॉर्मेंस इंडेक्स का आया है वो काफ़ी नीचे आया है, और मतलब इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे हुआ है काफ़ी टाइम बाद। तो इस बार आरबीआई शायद 2 इंस्टेंस में पहली बार अभी स्टेंस बदलेगा, पॉलिसी चेंज करेगा, और दूसरी बार में अपना रेट कट करेगा। तो हो सकता है 2.5 रेट कट 3 रेट कट तक हमें मिले। फिजिकल डेफिसिट की बात करें, द फिजिकल डेफिसिट कितना आता है? फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, और हमारे खर्चे कितने हैं, और हमारे वो तो एक्सपोर्ट डेफिसिट हो गया। फिजिकल हमारे खर्चे कितने हैं, हमारी इनकम कितनी है। तो हमारे उस टाइम पे फिजिकल डेफिसिट की बात करें कि फिजिकल डेफिसिट हमारे हाई रहे, वो भी इन्वेस्टर के लिए कंसर्न का इशू था। हमारी अर्निंग्स तो घट गई थी गवर्नमेंट की, क्योंकि टैक्स रेट्स रिड्यूस भी करे हुए थे 2008 की वजह से। टैक्स रेट रिड्यूस थे, गवर्नमेंट के पास अदर सोर्सेज के इनकम करने, गवर्नमेंट ने खुद ही, प्राइवेट सेक्टर ने कैपिटल इन्फ्यूज था नहीं, इतना जॉब्स थी नहीं, तो इतनी ज़्यादा इस वजह से फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा 5.1 पे रहा था 2010-11 में। मतलब टोटल बात करें तो इसमें 5.1 का नुकसान में थे, हमारी इनकम कम थी और खर्चे ज़्यादा थे, तो हम माइनस में 5.1 थे। अब इसमें इंडिकेटर आ जाता है, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस कर लेते हैं इसके। 10-11 में क्या हुआ था? बीएसई सेंसेक्स निफ्टी 50 शोड वॉलेटिलिटी। इस टाइम पे सेंसेक्स अपने हाई अराउंड 21,000 पॉइंट पे था नवंबर में 2010 में, बट करेक्शन फेस करा था इसने 2011 में। एंडिंग द ईयर जो इसने निकाला था 2011 का 15,500 पॉइंट पे गिर गया था। सेंसेक्स 21,000 पॉइंट से 15,500 पॉइंट पे आ गया था 2011 में। वो थोड़ा एक लोगों को शॉक भी था, डर के हमारे लोगों ने पैसा लगाया नहीं, मार्केट महंगा था, लोगों को 2008 जैसी ही एक रिसेशन का डर था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, एफआईआई ने बड़ा क्रूशल रोल प्ले किया था उस टाइम पे मार्केट में। एफआईआई इनफ्लो 2010 में काफ़ी कुछ पैसा डाला था, पर आउटफ्लो ज़्यादा थे, जितना डाला उससे ज़्यादा आउटफ्लो ऑब्जर्व हुए थे 2011 में, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ थी पूरे मार्केट में कि भैया ये तो अभी हुआ है, ये मार्केट में वापस स्लो डाउन जा रहा है, क्योंकि इनकी जीडीपी नीचे आ गई। ये देखो 8.5 से 6.9 चलेगी, तो लोगों को डर हो गया था। तो वापस एफआईआई ने जितना डाला, इनफ्लो आए थे पर निकाले ज़्यादा थे। एक्सचेंज रेट की बात करें, इंडियन रुपीज़ फिर डेप्रिशिएट हुआ था यूएस डॉलर के सामने, पर्टिकुलरली 2011 में, ड्यू टू ग्लोबल रिस्क एवर्जन एंड कैपिटल आउटफ्लो, कि हमारा कैपिटल बाहर गया था जितना भी था, तो इस वजह से हमारी फिर डिवैल्यूएशन हो गई थी मनी की। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, आईपीपी डेटा होता है जैसे, द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईपीपी शोड फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ रेट। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उस टाइम पे क्या हो रहा था, कभी ऊपर बढ़ रहा था, किसी क्वार्टर में नीचे आ रहा था, तो वो एक रीज़न थी। कभी कभी प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था क्योंकि डिमांड आ रही थी, कभी नीचे जा रहा था, तो ये भी एक अनइवन रिकवरी इंडस्ट्री में दिख रही थी। मतलब एक फॉर्मेट रिकवरी जो दिखती है कि लगातार डिमांड बनी रहती है, सप्लाई का एवरेज आउट बना रहता है उसी अकॉर्डिंग, वो ऐसा नहीं आ रहा था। कॉर्पोरेट अर्निंग की बात करें, कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ 2010 में स्ट्रॉन्ग थी, पर स्लो डाउन हो गई थी 2011 में, क्योंकि इनपुट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट होती है ना, वो बढ़ गए थे हर फैक्ट्री के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए। और इंटरेस्ट रेट जो उन्होंने मार्केट से पैसा उठा रखा था लोगों ने या किसी भी चीज़ पे, तो उस पर उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई थे। तो ये कुछ इंडिकेटर थे उस मंदी के, कंसोलिडेशन के। अब आ जाते हैं 2014 से 16 की। इंडियन स्टॉक मार्केट 2014 से 16, इसमें चाइनीज़ येन का डिवैल्यूएशन भी हुआ था। एक मेजर फैक्टर ये था कि चाइना को अपने उस टाइम पे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स जैसे अपने यहाँ पे चला रहे थे, अभी वहाँ पे चाइना ने अपना ग्लोबल फैक्ट्री बनना स्टार्ट करा था, और उन्होंने बड़े लेवल पे ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में काम करना स्टार्ट करा था। तो उन्होंने अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने थे, इसलिए उन्होंने चला के अपनी मार्केट में अपने येन को डॉलर के सामने डिवैल्यूएट करा था, डिवैल्यूएशन करे थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उसका इम्पैक्ट सभी जगह मिला था, क्योंकि उनके यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ रहे थे और हमारे यहाँ से कहीं तो फ़र्क पड़ेगा ना मार्केट में। अगर किसी आपका
पड़ोसी दुकानदार है उसकी सेल बढ़ जाती है और आपकी सेल घट जाती है तो फ़र्क पड़ता है ना। सेम वही टेक्सटाइल में उनके यहाँ हुआ, लेदर में उनके यहाँ हुआ, काफ़ी सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ा था। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उनके यहाँ हुआ। तो ये सब चीज़ों में ही फ़र्क पड़ा था उस टाइम से। उन्होंने बहुत फ़र्क क्रिएट कर दिया था। उसका नतीजा ये वो नंबर 1 भी हो गए थे उस टाइम पे दुनिया की फैक्ट्री बन के, धीरे धीरे जो उन्होंने करा। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर लेते हैं। मैक्रोनॉमिक्स पॉइंट में जीडीपी ग्रोथ, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2014 से 16 के रेट में स्टेबल थी। एवरेज अराउंड 60 से 8% था ड्यूरिंग इस पीरियड में। पर इसमें थोड़ा कंसर्न था कि सस्टेन करेगी या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ स्ट्रक्चरल इशू चल रहे थे वेरियस की। गवर्नमेंट ने पब्लिक में ज़्यादा, अब इसको क्या कहते हैं, रिबेट देनी स्टार्ट कर दी। सिलेंडर पे रिबेट छोड़ रही थी महंगाई काबू करने के लिए। तरह तरह की रिबेट दे रही थी गवर्नमेंट अपनी तरफ से 2014 से 16 के बीच में। तो थोड़ा सा वो था। मोदी गवर्नमेंट आ गई थी वैसे, मैं आपको बता दूं। उसके बाद फिर कुछ चेंजेस भी हुए। एकदम से गवर्नमेंट पलट नहीं सकती थी डिसीजन, तो फिर धीरे धीरे कुछ चेंजेस हुए थे। बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन की। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इन्फ्लेशन मॉडरेट था। एवरेज अराउंड था 5 से 6%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एम करा था इन्फ्लेशन रेट को टारगेट रेंज में रखने के लिए। वो मॉनेटरी को पॉलिसी को इम्पैक्ट करा था इस पॉलिसी की वजह से। मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई ने मेंटेन कॉशियस स्टैंस, जैसे अभी करा हुआ है कॉशियस स्टैंस, वैसे ही मेंटेन करा हुआ था उस टाइम पे भी। ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करनी स्टार्ट करी थी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। अभी हमारे गवर्नमेंट अब करेगी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट काफ़ी टाइम में काबू में आए हैं। तो अब शायद जाके सितंबर ऑनवर्ड्स, मतलब हो सकता है दिसंबर तक हमारे इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। ये इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करा था ग्रोथ को देने के लिए। और इन्फ्लेशन पे भी आंखें बना रखी थी कि हमने कहीं इंटरेस्ट रेट कम कर दिए तो उससे कहीं इन्फ्लेशन न बढ़ जाए। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर उन्हें वापस इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ती। रेपो रेट का कट करा था 8% इन अर्ली 2014 में टू 6.25% बाय द एंड ऑफ 2016। मतलब 8% थी 2008 में, उसको कट करके 6.25% कर दी थी रेपो रेट। फिजिकल पॉलिसी की बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट की फोकस था फिजिकल कंसोलिडेशन पे, एमिंग था रिड्यूस टू फिजिकल डेफिसिट। गवर्नमेंट के अपने आमदनी बढ़ाने पे जोर था और खर्चे कम करने पे फोकस था। गवर्नमेंट ने यहाँ पॉलिसी में पहली बार बड़ा चेंज करने की कोशिश करी थी जो अब तक की हुई नहीं थी पुरानी सरकारों में। द फिजिकल डेफिसिट वाज ब्रॉट डाउन 4.1%। पहली बार फिजिकल डेफिसिट 4.1% आया था काफ़ी टाइम बाद जीडीपी में। डाउन 4.1% से डाउन जाके 2014-15 में 3.5% हो गया था इन 2016-17 में। पहली बार, मतलब काफ़ी टाइम बाद 2014-15 में जो 4.1 था 2016-17 में घट के 3.5% रह गया था। ग्लोबल फैक्टर्स पे आ जाते हैं। ग्लोबल फैक्टर इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूडिंग द स्लो डाउन इन चाइना। यहाँ पे चाइना में स्लो डाउन स्टार्ट हो गया था। आप देखिए मोदी जी की गवर्नमेंट बने बाद कुछ पॉलिसीज रिफॉर्म हुए थे, फिजिकल डेफिसिट कम हुआ था। मैं किसी गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना नहीं करना मेरा कोई एम नहीं है। इनके कुछ डिसीजन गलत भी रहे हैं, वो भी अभी आगे जाके करेंगे। पर हाँ, इन्होंने कुछ एक पॉइंट करे थे कि फिजिकल डेफिसिट इन्होंने कम करना अपना टारगेट रखा था। तो इन्होंने कुछ रिबेट्स पेट्रोल को मार्केट के ऊपर ले आए थे रेट्स पे, कई जगह सब्सिडी ख़त्म कर दी थी और काफ़ी चीज़ें हुई थी जो लेटर ऑन अभी बात भी होगी। अब ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर लेते हैं। ग्लोबल स्लो डाउन, वो चाइना में स्लो डाउन स्टार्ट हुआ था पहली बार यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चाइना ने 2014 में करा था ना अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, तो मोदी जी ने भी मेक इन इंडिया काफ़ी सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करे थे। तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट था कि हमारे यहाँ भी कुछ एक जो उनके यहाँ पहले हुआ था वो अब हमारे यहाँ उन्हें स्टार्ट हुआ। तो इस वजह से, और वॉलेटिलिटी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में भी थी
2014 से। और चाइनीज येन का भी हुआ था, इम्पैक्ट हुआ, इन्वेस्टर सेंटीमेंट और कैपिटल फ्लोज पे भी के कारण भी फर्क पड़ा था। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, स्टॉक बीएसई सेंसेक्स निफ्टी 50 ने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी फेस करी थी। सेंसेक्स फ्लक्चुएट हुआ था 25,000 से 30,000 पॉइंट इस पीरियड में। मार्केट सेंटीमेंट्स इन्फ्लुएंस थे बहुत डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इंडिकेटर्स में बीएसई सेंसेक्स में हाई वॉलेटिलिटी थी। सेंसेक्स फ्लक्चुएट हुआ था 25 और 30,000 पॉइंट्स के बीच में इस पीरियड के दौरान। मार्केट के सेंटीमेंट्स प्रभावित थे बोथ डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट एफआईआई, ये भी इन्होंने भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल किया था इस पीरियड में। इन बोथ इनफ्लो और आउटफ्लो ग्लोबल रिस्क के कारण और सेंटीमेंट्स के कारण प्रभावित थे, और डोमेस्टिक कंडीशन इकोनॉमी की भी देख रहे थे वो क्या हो रहा है। तो एकदम से सरकारें बदल रही थी, पॉलिसी चेंज हो रही थी, तो वो लोग देख रहे थे, इसलिए इनफ्लो भी आ रहा था, आउटफ्लो भी जा रहा था थोड़ा सा, तो लगभग इक्वल सा ही था। एक्सचेंज रेट की बात करें, इंडियन रुपीज़ एक्सपीरियंस डेप्रिशिएशन। इंडियन रुपीज़ में वही एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमने भी अपने, जब चाइना ने अपने डेप्रिशिएट करे तो क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट मार्केट गड़बड़ हुई थी, इंडिया ने भी अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अपने डिवैल्यूएट करवाई थी इनडायरेक्टली आरबीआई से, वो भी हुई थी यूएस पर्टिकुलर ग्लोबल रिस्क एवरेजन एंड कैपिटल आउटफ्लो की वजह से। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईपीपी, इसकी परफॉर्मेंस मिक्स थी, ऊपर नीचे हो रही थी, रिफ्लेक्टिंग अनइवन रिकवरी इन इंडियन इंडस्ट्रियल रिकवरी। मतलब कभी किसी जगह ठीक आ रही थी, किसी इंडस्ट्री में, किसी में नहीं आ रही थी, ये सेक्टर वाइज बात हो रही है। और कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ मॉडरेट थी, मतलब ठीक ठाक थी, विद सम सेक्टर फेसिंग चैलेंजेस, कुछ सेक्टर में चैलेंजेस थे क्योंकि वहाँ पे इनपुट कॉस्ट, मतलब माल मटेरियल और लेबर प्लस पावर कॉस्ट बहुत ज़्यादा भारी थी, ठीक है, सब ड्यू टू डिमांड, और डिमांड भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। इसके दौरान जो मार्केट में मंदी नहीं, इसे क्रैश ही मानेंगे, ये क्रैश हुआ था, 91 डेज़ का क्रैश था जिसने मार्केट को हिला दिया था। लोगों को अपनी जान की परवाह थी, लोगों ने स्टॉक मार्केट में ये देखा कि जिएंगे तो कमाएंगे, तो उन्होंने उस टाइम पे स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर लिया था। अब इस टाइम पे मैक्रोनॉमिक्स के क्या पॉइंट थे ये भी डिस्कस कर लेते हैं, और इंडिकेटर क्या थे, ये भी एक बड़ा फॉल माना जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं जीडीपी डिक्लाइन। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो जीडीपी जो शार्पली डिक्लाइन हुई थी, और सेंसेक्स भी डिक्लाइन हुआ था, इसी टाइम पे हुआ था। इंडिया की नहीं, वर्ल्ड जीडीपी ही डिक्लाइन हुई थी, पर अपन प्रोस्पेक्ट इंडिया के संदर्भ में कर रहे हैं तो अपन इंडिया की ही बात करेंगे। इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 24.4%, 24.40% से कॉन्ट्रैक्टेड हुई थी इन द अप्रैल जून क्वार्टर 2020, और मार्किंग द शार्पेस्ट डिक्लाइन। ये अब तक की सबसे बड़ी, खैर दुनिया ही शार्पेस्ट डिक्लाइन में गई थी, पर इंडिया भी उसके साथ गया था कि एक साथ इतनी बड़ी डिक्लाइन आ जाना मार्केट में कि कंट्री की हिस्ट्री में, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में ही है, इसको उसी हिसाब से पकड़ेंगे। तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर का था जो 7.3% का था। स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी की बात कर लेते हैं। बीएसई सेंसेक्स निफ्टी एक्सपीरियंस इंडिया विक्स जिसे कहते हैं, वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट इंडिया विक्स भी तभी ऊंचा गया था अगर मार्केट की बात करें, और सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी भी सबसे ज़्यादा तभी थी। सेंसेक्स ड्रॉप हुआ था 41,000 पॉइंट से जनवरी 2000 में बिलो 26,000 चले गया था पॉइंट्स इन मार्च 2020। हाउएवर इट रिकवर्ड pre-panic level by the end of 2020.
कि 2020 में ये अपने पैनिक से रिकवरी कर गया था, क्योंकि उस टाइम पे वैक्सीन्स लगनी स्टार्ट हो गई थी, केसेस आने कम हो गए थे, काफ़ी सारी चीज़ें बदली थी। तो यहाँ पे मार्केट में ये फ़र्क हो चुका था और इसने रिकवरी पकड़ ली थी प्री पैंडमिक लेवल से। और इसका जो अभी तक का कहते हैं कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी हिली थी, मैं कह रहा हूँ उससे इंडिया की भी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हिली थी। आज इंडिया जो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करें, पहले ही बन गया होता, पर यह एक ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से हम इंडिया की नहीं पूरी वर्ल्ड की ही डी ग्रोथ चली गई थी। आज भी कई सेक्टर इससे उभर नहीं पाए हैं। आज भी मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम इसी दौरान तबाह हुआ था जियो पॉलिटिकल इशू के कारण। जियो पॉलिटिकल इशू भी थे, चाइना के ऊपर कोविड की वजह से सैंक्शंस लग रहे थे, काफ़ी कुछ हो रहा था। जियो पॉलिटिकल इशूज़ भी क्रिएट हो रहे थे, वार जैसी सिचुएशन भी कई जगह बनी थी। तो ये सब चीज़ें होती आ रही थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा उसी टाइम पे हुआ। आज भी उसी का असर है मार्केट में। आज भी कई लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जो उस टाइम पे जॉब्स जिनकी चली गई थी वो आज भी मतलब देखा जाए तो बेरोजगार बैठे, क्योंकि उन्होंने अपनी उस उम्र में जाके नौकरी खोई थी जिस उम्र में उनको दोबारा हायर नहीं करा जा सकता। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पैकेज पे थे, बीच में गैप हो गया, इंडस्ट्री के पास जगह नहीं थी, और जब इंडस्ट्री असम्बली तो उन्हें सस्ती मैन पावर की ज़रूरत थी जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल थी। तो एक गैप हो गया, जिनके पास प्राइवेट नौकरियां थी वह नौकरी वाले नहीं, उन्होंने प्राइवेट कंपनियों ने सस्ती मैन पावर हायर करी। जो अच्छे पैकेज वाले लोग थे उनके पैकेज चले गए, या तो उन्हें मिल लिया गया तो अपने को अंडर पे लिया गया, और सेम वैल्यूएशन उनकी जो उस टाइम पे थी वो वैल्यूएशन डिग्रो मानी गई, तो वो अंडर पे हो गए, या फिर उनको जॉब ही नहीं मिली। उन्होंने अपने छोटे मोटे बिजनेस करे, कई लोग उसमें फेल हो गए, कई लोग सक्सेस हो गए। सक्सेस रेशो बहुत कम है तब भी। मैं उसके बात कर रहा हूँ कोविड-19 वाले की बात की। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्टिमुलस दिया था, पैकेज दिया था, एमएसएमई, मुद्रा लोन, काफ़ी चीज़ें दी, पर वो देखा जाए ना तो वो सपोर्ट नहीं कर पाई, क्योंकि गवर्नमेंट का उद्देश्य जो था ना, वो उद्देश्य तो क्लियर था, पर गवर्नमेंट का फीचर वाइज बात करें तो गवर्नमेंट ने बड़े कॉरपोरेट्स, इंडस्ट्री को ही ज़्यादा टैक्सेशन की राहत दी थी। आम आदमी पे टैक्सेशन की इतनी राहत नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें हुई थी इस इंडस्ट्री में। तो बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट सर्ज ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ गए थे, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हो गया था। अब तक का पीकेस्ट जो हुआ था वो अराउंड था, इसका हाईएस्ट हम बात करें समथिंग 23.50, 23.5% की, 23.5% की हुई थी अप्रैल 2020 में। ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग एज ए रिस्ट्रिक्शंस ईज्ड। उसके बाद में थोड़ी बहुत ये डिक्लाइन हुई थी, ख़त्म हुई थी, वापस लोग हायरिंग स्टार्ट हुई थी, पर जो लेवल सेम थे वो नहीं आ पाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिर ये कोविड के अपने रिस्ट्रिक्शंस हटाए थे। गवर्नमेंट रेस्पॉन्स क्या था इस टाइम पे? गवर्नमेंट ने फिजिकल स्टिमुलस बहुत दिए। गवर्नमेंट अनाउंस सर्वल स्टिमुलस पैकेज टू सपोर्ट, लोगों को फ्री अनाज दिया, राशन दिया, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत बनाने का अभियान भी चलाया था, जहाँ पे मुद्रा लोन, काफ़ी लोन। इस बार भी बजट में 22,000 करोड़ रुपए एमएसएमई को अप्रूव करे गए हैं। मैं 2019 की बात नहीं कर रहा, अभी 22,000 करोड़ अभी इस वाले बजट की बात कर रहा हूँ, जो करंट 2024 का बजट आया आफ्टर इलेक्शन, फुल बजट आया है, वो भी बिना कोलेटरल फीस के आया है। पर वो इतना ईज नहीं है लेना। आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप मार्केट में जाएंगे, आपको बैंक अभी भी इतना ईजी नहीं दे रहे हैं, बैंकों को अभी भी डर है। तो गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति ठीक है, पर बैंकों को वो कन्विंस नहीं कर पा रहे कि आप इजीली पैसा दें, और बैंक देने के मूड में भी नहीं है। बैंक अपना नेट परफॉर्मेंस एनपीए को सुधारे रखने के मूड में है। वो मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ करना चाहता है, पर अपने पाँव फूंक फूंक के रख रहे हैं, ठीक है। अब तो विच एम टू बूस्ट वेरियस सेक्टर्स प्रोवाइड रिलीफ टू बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो इसमें काफ़ी सारे सेक्टर्स में मुद्रा लोन, एमएसएमई लोन, काफ़ी पैसा दिया है। इंडस्ट्रियों को रिबेट दी, टैक्स में कई चीज़ें रिबेट मिली। इंडस्ट्रियों को तो टैक्स में तो काफ़ी रिबेट मिली, उसके बाद इतनी छूट मिली है कि आम आदमी का इनकम टैक्स ज़्यादा भर रहा है इंडस्ट्री के मुकाबले। आप नोटिस कीजिएगा पिछले कुछ सालों में, ये अपोजिशन ने भी इशू बनाए थे। हमने कहा था ना हम किसी एक पार्टी का डिस्कस नहीं करेंगे, हम सभी का डिस्कस कर रहे हैं।
तो गवर्नमेंट को, आम आदमी को भी ईज करना चाहिए था। मैं तो बोलता हूँ सीधे से, आज की डेट में 15 लाख कमाने वाला एवरेज आउट सालाना, उसकी ईएमआई से लेके, घर के खर्चे से लेके, रेंटल से लेके, बच्चों की पढ़ाई से लेके, काफ़ी कुछ ऐसा है जो उसे पे करना पड़ता है, तो उसकी जेब में बचता क्या है? अगर वो मेट्रो ए क्लास और बी क्लास सिटी मेट्रो में भी रह रहा है तो भी उसके खर्चे बहुत ज़्यादा। 15 लाख वालों को तो टैक्स फ्री कर देना चाहिए, पर गवर्नमेंट ने इस बार भी उसको नहीं करा। गवर्नमेंट ने उस पर भी अपने फोकस इंडिविजुअल से ही पैसा कमाना चाहा, और कंपनियों को अभी भी टैक्स में रिबेट है। तो कहीं ना कहीं कंपनी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में यहाँ गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरत है, वरना आगे जाके जो संभावनाएं हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही रहा है। और गवर्नमेंट के पास अभी आपको बता दूं कि इस 2022 वाले बजट में भी गवर्नमेंट के पास हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, शायद हो सकता है वो एक पॉइंट हो जहाँ से हम मंदी की तरफ देखने वाले हों। रीज़न, अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है। गवर्नमेंट को प्राइवेट कंपनियों को बोला है कि भैया मार्केट में कैपिटल इन्फ्यूज़ कीजिए, हम बहुत इन्फ्यूज़ कर रहे हैं इंफ्रा में सब मिला के, पर जो हमें चाहिए आउटपुट वो नहीं मिल रहा है। इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी पड़ी है, विपक्ष ने मुद्दा बना रखा है, गवर्नमेंट की खुद की सीटें कमाई है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि भाई हम आपको स्कीम देंगे, आप लोगों को रोज़गार दीजिए, सालाना 1 लाख रुपये 12 लाख रुपए तक की सैलरी वालों के लिए हम कुछ पैसा देंगे। तो लगभग उसका कुछ पैसा 15,000 रुपया समथिंग कुछ बोला है, जो भी 3 टुकड़ों में देंगे, कुछ ऐसा बोल रहे हैं। पर भाई लोग, कंपनियां केवल 15,000 रुपये के लिए ही थोड़ी काम करेंगी। उसके लिए कंपनियों को मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, ईज करनी पड़ेगी। और आप नौकरी नहीं दे सकते तो एटलीस्ट इंडस्ट्री में जो स्किल्ड लोग हैं, जो बिजनेस कर सकते हैं, उन्हें पैसा कोलेटरल फ्री लोन देना पड़ेगा, उनके स्किल चेक करा के। अगर स्किल नहीं है तो उन्हें स्किल सेट डेवलप करा के पैसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में माइंडसेट नहीं है। साला अमेरिका को हम बात करते हैं, आज अमेरिका को कौन चला रहा है? इंडियंस। सुंदर पिचाई ले लीजिए, सत्य नडेला ले लीजिए, नाम लीजिए अमेरिका की इकोनॉमिक के। भाई हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारी पॉलिसीज़ में है। हमारे यहाँ स्किल्ड लोग जो करके आ रहे हैं वो थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, वो स्किल सेट बाहर ही जा रहा है। या तो हम उसको स्किल सेट बाहर पड़ता है, बाहर ही चले जाता है। यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा बहुत ही काम कर पाते हैं, क्योंकि पॉलिसीज इतनी ईज नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी डेल्टा कॉप का नाम लूँगा आपके सामने में, आपने इनडायरेक्टली सट्टे को अलाउड तो कर रखा है। अरे भाई क्रिकेट की बैट होती है, लोग कर रहे हैं, पैसे वाले लोग कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है। बेचारा गरीब आदमी नहीं कर रहा है क्रिकेट की बैट। तो जो सट्टे पे आप इनडायरेक्टली जो पैसा जा रहा है वो अनवांटेड पैसा है गवर्नमेंट पे, उस पर टैक्स लेना चाहिए, इनकम टैक्स में छूट देना चाहिए। आप ये कई तरह के ऐड आ रहे हैं वहाँ पे बच्चों को ये गेम खिलाने वाले, ये कई लोग इनको लत लगा रहे हैं, ठीक है, कई सारे ऐड आ रहे हैं और उन पे लगा रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? उस पर कुछ ही नहीं कर रही ना। डेल्टा कॉप जो ऑफिशियली एक अपना कसिनो चला रही है, उस पर आपने टैक्सेशन पे थोप दिए हैं। अरे भाई वो तो आपको प्रमोट कर रही है बिजनेस गोवा में, दमन में, ऐसी जगह जाके। तो आपको ऐसे जो लीगली कर रहा है उसको आप ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, जो इलीगल हो रहा है मार्केट में उसको आप नहीं कर रहे। तो आप अपने कंपनियों को खुद ही दबा रहे हैं जो आपको बढ़ना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी में। आप हेल्थ केयर सेक्टर में कई जगह देखी, कई इनोवेशंस हुए, उस पर भी हमारा फोकस नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या है, जेनेरिक दवाओं पे फोकस कर रखा है। जेनेरिक दवाओं पे फोकस करिए, अरे उसकी क्वालिटी भी तो फोकस करिए। अब एमक्योर फार्मा की अभी रिपोर्ट आई है, एमक्योर फार्मा की कुछ दवाइयाँ, पैरासीटामोल और काफ़ी सारी चीज़ें की क्वालिटी के कारण उनको शायद स्टॉक पे, बनाने पे और सेल करने पे, तीनों पे रोक लगा दी गई है। क्वालिटी सही नहीं है। ऐसी कुछ सीरीज भी अभी शायद इस पे जियो पे है। तो क्वालिटी हम वही बात कर रहे हैं कि हम सिंथेटिक लेदर मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 है वर्ल्ड में, पर एक्सपोर्ट हमारे ख़राब है, 9 नंबर पे। वैसे ही इसमें भी है। तो चाहे हमको एपीआई डेवलपमेंट में आज भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाए, आज भी चीन के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, बात यहाँ तक हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी पे आ गया, रिलीफ भी हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ, यहाँ पे थे हम। मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में कट करा, लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करी, सपोर्ट दिया फाइनेंशियल सिस्टम्स को। इंडिकेटर क्या थे इसके? इन्फ्लेशन, महंगाई सबसे बड़ा इंडिकेटर था। उस टाइम पे सब कुछ महंगा हो गया था क्योंकि प्रोडक्शन ही घट गए थे। प्रोडक्शन थे नहीं, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, सप्लाई आ नहीं रही थी,
डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हो गया था और डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो एसेंशियल गुड्स खाने पीने के सामानों की सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ी थी। आप सबको याद है, आपने फील करा होगा 2019 के दौरान, 19-20 के दौरान। एफआईआई शोर का बिहेवियर मिक्स था, कुछ बेच रहे थे, कुछ डाल रहे थे, कुछ निकाल रहे थे, जितना डालते थे कई किसी दिन उससे ज़्यादा निकाल लेते थे। आउटफ्लो इनिशियल फेज में पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा थे और इनफ्लो ग्लोबल मार्केट में उसके अकॉर्डिंग थोड़े कम थे। तो मार्केट स्टेबलाइज हुआ, बाद में हुआ, पर उस टाइम पे नहीं हुआ। एक्सचेंज रेट, इंडियन रुपीज़ हर बार डेप्रिशिएट होता है डॉलर के अगेंस्ट में, यहाँ भी हुआ क्योंकि ग्लोबल रिस्क थी और कैपिटल आउटफ्लो जा ही रहा था, हमारे यहाँ से पैसा निकल ही रहा था और एफडीआई आ नहीं रही थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो हमारे यहाँ कंपनी आने वाली थी बाहर से। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, आईआईपी की डेटा की, तो शार्प डिक्लाइन हो गया था उस टाइम पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था तो कुछ होना ही नहीं था। जब लॉकडाउन हटा तो फिर वो उठा था। कॉर्पोरेट अर्निंग की बात करें, कॉर्पोरेट अर्निंग अभी तक की बिगेस्ट हिट हुई थी उसको, सारे सेक्टर डाउनफॉल में चले गए थे, क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब हो गए थे, मंथ्स के रिजल्ट खराब आ गए थे। केवल जो सेक्टर, स्पेशली सेक्टर लाइक ट्रैवल, हॉस्पिटलिटी एंड रिटेल, इनमें बहुत ज़्यादा, मतलब होटल हो गया, घूमना हो गया, रिटेल के धंधे हो गए, जो बड़े शोरूम्स थे, इनमें ये सब इम्पैक्ट कर गए थे, क्योंकि उनके किराए, एम्प्लॉय कॉस्ट ये रेगुलर चालू रही और बिजनेस हुआ नहीं होटल्स मेरे में। हाउएवर सेक्टर्स लाइक फार्मास्यूटिकल एंड टेक्नोलॉजी सा इंक्रीज डिमांड। हाँ, इस दौरान भी कुछ सेक्टर ने ग्रो करा था। सबसे पहला सेक्टर था ये फार्मास्यूटिकल, क्योंकि कोविड के दौरान दवाओं की बड़ी किल्लत हो गई थी, दवाएं भी प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी, तरह तरह की दवाएं, पैरासीटामोल, डोलो, ये आपने नाम सुना होगा, और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें थी जो लोग बीमार हो रहे थे, फेफड़ों में पानी भर रहा था, तो ये लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे थे, दवाओं की किल्लत थी, तो फार्मास्यूटिकल ने काफ़ी ग्रो करा, दिन रात तरक्की, सबसे अच्छी ग्रोथ उसी टाइम पे करी। हमारा एपीआई जनरेशन भी इसी टाइम पे हम अपने आप को ये मान लीजिए 30% कैपेबल कर पाए। टेक्नोलॉजी ने देखा, हमने ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस हुई, ऑनलाइन मीटिंग हुई, आईटी में वर्क फ्रॉम होम हुआ, जहाँ पे कर सकते थे वहाँ पे, तो टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ग्रो करा। इवन यूपीआई ने सबसे ज़्यादा ग्रो करा, हर जगह यूपीआई, सब्जी वाला, ठेले वाला, हर जगह इसमें यूपीआई ने बहुत ज़्यादा ग्रो करा, तो ऑनलाइन पेमेंट भी इसमें सबसे ज़्यादा ग्रो करा था। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड हर चीज़ ग्रो करी थी उस टाइम पे। अब 2000 में एक हॉल्ट आया था 19 के बाद में, उसकी बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ 2000 में, जीडीपी ग्रोथ रही थी इंडिया की अबाउट 6.8% रही थी 2022 में, 2008 से कंपेयर करें तो। ग्रोथ के अगर ड्रिवन की तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड थी, घरेलू डिमांड के कारण, एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने बहुत, मैं कह रहा हूँ ना, वो बजट में इतना पैसा करा था कि कोरोना से उबारने के लिए, कि हाईवेज, रोड, तो उससे क्या लोगों को बहुत नौकरियां मिली, उनके उससे को रिलेटेड बिजनेस को काम मिला, सीमेंट, सरिया इंडस्ट्री, लेबर, हर चीज़ को काम मिला, तो उस वजह से 2022 में यहाँ पे सपोर्ट मिला। बट ग्लोबल अनसर्टनिटी थी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, तो वो थोड़ा चैलेंजेस था यहाँ पे। तो 2022 का थोड़ा ये था। इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई का इन्फ्लेशन सेम रहा, कोई कंसर्न भी रहे। सीपीआई इन्फ्लेशन एवरेज रहा 6.6 से 7%। राइजिंग फूड की प्राइस बढ़ती रही, फ्यूल की प्राइस बढ़ती रही। कुछ मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे जो गवर्नमेंट को 2024 में इम्पैक्ट भी करें, उन गवर्नमेंट की सीटें भी घटी हैं इस वजह से। मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉशियस स्टेंस मेंटेन करते हुए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करी महंगाई से लड़ने के लिए, वो देखो अब तब से चल रही है। और रेपो रेट को भी बढ़ाया मल्टीपल टाइम, कई बार बढ़ाया साल में, तो उसकी वजह से घर, लोन सब महंगे हो गए मिलने, ईएमआई बढ़ गई लोगों की, लोगों पे पहले ही भार था, खर्चे ज़्यादा थे, इनकम कम थी, प्लस ईएमआई लोगों की बढ़ गई, तो लोगों का डिमांड तो छोड़ो, लोगों का जीना दुर्भर हो गया था। तो कहाँ से स्टॉक मार्केट में पैसा डालता आदमी। फिजिकल पॉलिसी की बात करें, गवर्नमेंट कंटिन्यूज इन फोकस टू फिजिकल कंसोलिडेशन। फिजिकल पे गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करना चाह रही थी, आमदनी बढ़ाना चाह रही थी, उस पर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस था फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए, जो कि थी 6.4% गवर्नमेंट की उस टाइम पे। ग्लोबल फैक्टर्स क्या थे? ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूडिंग रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी,
इन्वेस्टर सेंटीमेंट खराब हो गया था और कैपिटल फ्लोज हो गए थे। इसमें से एफआईआई ने भी पैसा निकालना स्टार्ट करा था कई जगह डर के मारे। फिर आ जाता है इंडिकेटर्स, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। बीएसई सेंसेक्स एंड एनएसई निफ्टी में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हुई थी। सेंसेक्स फ्लक्चुएट हुआ था 50,000 एंड 60,000 पॉइंट्स इस साल। और मार्केट सेंटीमेंट्स भी इन्फ्लूज थे, किसके, डोमेस्टिक, घरेलू और ग्लोबल फैक्टर्स के कारण। एफआईआई ने भी सिग्निफिकेंट रोल करा था स्टॉक मार्केट में। बोथ इनफ्लोज आउटफ्लोज बार बार में कुछ ना कुछ हो ही रहा था कि अपने तो ग्लोबल इनफ्लोज की वजह से इनफ्लो आउटफ्लो बने ही रहे। रिस्क सेंटीमेंट भी बना रहा, इस वजह से अगर एफआईआई पैसा डाल भी रहा था तो साथ के साथ हल्का सा भी कुछ होते हुए पैसा निकाल रहे थे, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशन भी उस टाइम पे सो लगी थी, क्योंकि हम कोरोना के इम्पैक्ट से जस्ट बाहर आए थे। एक्सचेंज रेट, इंडियन रुपीज़ डेप्रिशिएट हुआ था, कंटिन्यूस डेप्रिसिएशन की तरफ चल ही रहा है। यूएस डॉलर के ग्लोबल रिस्क बढ़ी रही थी, कैपिटल आउटफ्लो जा ही रहे थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, द इंडेक्स के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईपीपी शो मिक्स परफॉर्मेंस शो करी थी। अनइवन रिकवरी थी इंडस्ट्री एक्टिविटी की, कोई सेक्टर अप जा रहा था, कोई सेक्टर डाउन जा रहा था, मतलब प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। जो बेंचमार्क पहले थे दो कोरोना से पहले के, तो उस बेंचमार्क पे परफॉर्मेंस नहीं आ पाई, शायद अभी भी नहीं आ पाई है वो। कॉर्पोरेट अर्निंग की बात करें, कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ मॉडरेट थी, ठीक ठाक थी। कुछ चैलेंजेस भी थे, क्योंकि हाई इनपुट कॉस्ट थी और डिमांड कम थी। इनपुट कॉस्ट में हम बात करें तो वही आ गया फिर वापस, लेबर महंगी थी, रॉ मटेरियल कच्चा माल महंगा मिल रहा था और डिमांड मार्केट में थी नहीं, तो कॉर्पोरेट की अर्निंग भी वहाँ पे थोड़ी फर्क पड़ा। अभी जो चल रहा है 2024 की मार्केट की करंट कंडीशन पे बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी इंडिया की ग्रोथ रेट इज प्रोजेक्टेड 6 से 6.5 से 7% के बीच में 2024 की। इकोनॉमी ने रेजिलेंस शो करा है, रिकवरी स्विफ्टली जो जल्दी सी पैंडमिक से उभरने का शो करा है, तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ दिख रही है। देखा जाए तो इस साल कुछ दिखा है, बस थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कैपिटल इन्फ्यूज आ जाए ना मार्केट में, तो थोड़ा तेजी बन और स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेशन मिल सकता है। पर गवर्नमेंट अब कितना लेके आती है, उसने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को प्रेशर भी बनाया, पॉलिसीज़ भी बना रही है कि भैया हमने तुम्हारे टैक्स रेट्स भी कम रखे हैं, अब हमने खूब पैसा भी डाला है पिछले सालों में आफ्टर कोरोना, पर अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इन्फ्यूज़ करें, नौकरियां दें और इंडस्ट्री लगाएं। बाहर से भी गवर्नमेंट अदर एफडीआई को कोशिश कर रही है, बाहर की कंपनियों को लाने की कोशिश कर रही है। टेस्ला ने भी विजिट करी, पर वो लोग अभी इन्होंने मना कर दिया, टेस्ला ने भी जैसा। तो कई जगह चेंजेस हो रहे हैं, कई जगह नहीं हो रहे हैं, तो अभी मिक्स सेंटीमेंट है। अभी जैसे फाइनल आता जाएगा, अभी गवर्नमेंट भी फुल मेजोरिटी में नहीं है, तो पॉलिसीज़ किस तरीके से काम करेगी, गवर्नमेंट प्रेशर में काम करती है नहीं करती, वो सब भी दिखाई देगा। पर हाँ, कोरोना के बाद में हम सबसे तेज़ी से बढ़े और चाइना स्लो डाउन की तरफ गया है। उनका हाउसिंग सेक्टर तो लगभग तबाही हो गया है, तो इंडस्ट्री सेक्टर भी उनका बना नहीं पा रहा है, तो एक्सपोर्ट्स उनके गिर रहे हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने मेंटेन बैलेंस अप्रोच रखी है, इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को चेक कर रहे हैं। और अभी आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है कि वो अमेरिका का इंतजार नहीं करेंगे, हमको इंटरेस्ट रेट घटानी होगी। शायद इस बार उनके डबिश ही रहे हैं, हॉकिश नहीं रहे हैं इतना, तो देखते हैं क्या होता है। शायद 2 इंस्टेंस में करेंगे, पहली बार पॉलिसी चेंज करेंगे, दूसरे टर्म में ये इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। तो उसके बाद बैंकों का प्रदर्शन देखना होगा कि आप बैंक अपने एनपीए बढ़ाते हैं, ये भी एक चेक करना होगा। अगर बैंक अपने एनपीए बढ़ाते हैं तो हो सकता है फिर हम ये मान के चलेंगे, अगर बैंकों का एनपीए, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट घटने के बाद अगर एनपीए बढ़ते हैं बैंकों के, तो हम रिसेशन की तरफ हमारा पहला कदम होगा, अगर एनपीए सभी बैंकों के बढ़ते हैं तो। फिजिकल पॉलिसीज़ की बात करते हैं। फिजिकल डेफिसिट भी रिड्यूस हुआ है 6.4 तक जीडीपी का इन फाइनेंशियल ईयर टू 5.6 हो गया 6.4 से 2024 में। 2023 में 6.4 था, 2024 में 5.6 हो गया। गवर्नमेंट ने फोकस करा है फिजिकल कंसोलिडेशन और
इंक्रीज़ करा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ करा है इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए डेवलपमेंट में। ग्लोबल फैक्टर की बात करें, ग्लोबल कंडीशंस, जियो पॉलिटिक्स, अनसर्टनिटी अभी भी बनी हुई है, वही यूक्रेन रशिया वार, वही इसराइल हमास, ईरान, मिडल ईस्ट का कोलिशन चल रहा है ये, और कई तरीके की चीज़ें चल रही है। कमोडिटी के प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, जैसे ऑयल के प्राइस, हमें एनर्जी डिपेंडेंसी अभी भी उसी पे है, तो इन्फ्लुएंस कर रही है ये भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के सेंटीमेंट्स को और कैपिटल फ्लोज को। डिस्कस कर लेते हैं इंडिकेटर्स। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, बीएसई, सेंसेक्स एंड निफ्टी ने पॉजिटिव परफॉर्मेंस करा है। सेंसेक्स ने 73,000 का मार्क क्रॉस करा है, और हाउएवर मार्केट की वॉलेटिलिटी बनी रही है ग्लोबल और डोमेस्टिक रीजन की वजह से। मान लीजिए फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा भी काफ़ी आया है, एफआईआई ने काफ़ी पैसा डाला भी है मार्केट में, और काफ़ी आउटफ्लो भी गया है ग्लोबल रिस्क की वजह से। कुछ डोमेस्टिक भी हमारे रीजन थे, जैसे चुनाव में बीजेपी की गवर्नमेंट कितनी स्ट्रांग होगी, उस वजह से भी एफआईआई ने काफ़ी माल बेचा है। और अभी पॉलिसीज़ को लेके भी एफआईआई को अभी थोड़ा विश्वास नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ चाइना का स्लो डाउन है, और अभी तीसरी चीज़ जापान ने अपनी इंटरेस्ट रेट काफ़ी टाइम बाद बढ़ाई है। तो अभी जापान काफ़ी टाइम बाद ऊपर उठा है, तो लोगों की पहली चॉइस, एफआईआई की पहली चॉइस आज की डेट में बात करें तो पहले नंबर पे जापान हो गया है। अगर आप कहीं पे न्यूज़ भी चेक करते हैं, आप बिजनेस इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ेंगे या कुछ भी करेंगे, तो देखेंगे जापान फर्स्ट एफआईआई का पहला नया बनाया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जापान के मार्केट चले हैं, एक काफ़ी ऊंचा जंप मारा है येन वाले इशू की वजह से और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से। तो जापान में आज की डेट में एफआईआई नंबर 1 है, हम नंबर 2 नंबर 3 पे अभी भी आ रहे हैं। पहले हम चाइना के बाद नंबर 1 हो गए थे, पर अब नंबर 2 पे आ गए, पहले नंबर पे जापान आ गया है। एक्सचेंज रेट की बात करें, वही फ्लक्चुएशन है यूएस डॉलर, अभी फिर हमने बॉटम देखा है डॉलर के अगेंस्ट में रुपीज़ का, ग्लोबल रिस्क की वजह से, कैपिटल फ्लो की वजह से। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, मिक्स परफॉर्मेंस है। कई क्वार्टर के रिजल्ट देखे हैं, जो रिजल्ट भी इस बार काफ़ी के केमिकल इंडस्ट्रीज़ में अच्छे आए हैं, किसी सेक्टर में अच्छे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जो टेक्नोलॉजी से इनप्लेट हो रहा है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन, कॉनकोर को देखिए आप, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। प्रोडक्शन में बात करें तो एफएमसीजी का भी थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा एफएमसीजी को फोकस करने की ज़रूरत है, कई जगह फोकस है, तो मिक्स है इस बार रिजल्ट्स भी। तो उससे कॉर्पोरेट अर्निंग की बात, कॉर्पोरेट अर्निंग भी बढ़िया रही है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट हुई है, लोगों की जेबों में पैसा आना स्टार्ट हुआ है, पर अभी नौकरी इतनी नहीं है जितनी चाहिए, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस भी बढ़ी है। तो वे फॉरवर्ड की बात करते हैं 2024-25 के, अभी भी गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी प्रोजेक्ट्स पे जो भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए। एक्सपोर्ट पे फोकस करेगी, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की पॉलिसी पे बूस्ट करेगी, अपने एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ाएगी, डाइवर्सिफाइड करेगी, कि देखेगी कहाँ पे और क्या माल जा सकता है। ठीक है, तो मार्केट की अनसर्टनिटी, कोई मार्केट बंद होता है, नया मार्केट देखने, उस प्रोडक्ट के लिए नया मार्केट की जगह तलाश करने के लिए काम कर रही है। फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रेंथनिंग करेगी, एसेट क्वालिटी बैंकों की बढ़ रही है, फिजिकल फाइनेंशियल इनहेंसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन विल सपोर्ट स्टेबिलिटी। आरबीआई ने भी एक सपोर्ट दिया है एसेट क्वालिटी बैंकों का चेक बना के, टाइम टू टाइम आरबीआई अगर कोई बड़े लोन भी कर रहा है तो अपना एक रेशियो बना दिया है कि भैया आप अगर लोन दे रहे हैं तो इतना पैसा आप सपोर्ट में अपने पास रखिए, कल को कुछ डूबता है करता है तो वो पैसा उस सपोर्ट में होना चाहिए। प्रमोटिंग इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजी, इनकरेज करिए इनोवेशन को टेक्नोलॉजी वाइज, लॉजिस्टिक में बहुत हो रहा है, इसके अलावा कई ई कॉमर्स में बहुत हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही, मेडिकल में हो रहा है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में हो रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी प्रमोट कर रही है। एड्रेसिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर, महंगाई जो बढ़ रही है उस पर एड्रेस करने की कोशिश कर रही है बैलेंस वे में। इस बार थोक महंगाई सबसे कम हुई है काफ़ी सालों बाद, और रिटेल महंगाई भी कम हुई है, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को ग्रोथ दे रही है। तो हमें लगता है कि एकदम से ये
आप खुद सोचिए कि हम उन पुराने नए चार्ट्स को देखते हुए 2008 के इतने सारे चार्ट्स आपने देखे, उनकी इतनी सारी चीज़ें देखी, तो आपको क्या लग रहा है कि हम क्या रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगर ये रिसेशन की तरफ बढ़ने के इंडिकेटर्स हैं तो आप बता सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों पे फोकस हो रहा है। जॉब्स पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, प्राइवेट कंपनियों पे पैसा लगाने पे फोकस कर रही है, इन तक इन्फ्यूज़ करवाने पे, लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाने पे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रही है, लॉजिस्टिक पे फोकस कर रही है। तो आपको अगर लगता है इसके बावजूद भी कि वो शेयर मार्केट की एक दो डिप देख के आपको लगता है कि हम मंदी की तरफ जा रहे हैं, हम मंदी की तरफ, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। अदरवाइज़ आप ये मान के चलिए ये मंदी नहीं है, अभी ये शुरुआत है। कोरोना के बाद हम लोगों ने एक स्टार्ट करी है, हम वापस स्ट्रेंथनिंग हुए हैं। हम अभी जापान के बाद नंबर 2 इकोनॉमिक शेयर मार्केट में बनने जा रहे हैं कि वहाँ पे लोग FII पैसा लगाने को तैयार हो रहे हैं। अभी जो सर्वे आया है, अभी लेटेस्ट सर्वे में ही ग्लोबल फंड मैनेजर्स ने बोला है कि हम इंडिया को सेकंड पॉपुलर कंट्री समझते हैं जहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं। उनको अभी भी मार्केट के फैक्टर्स, जो हमारी वैल्यूएशन है महंगी इतनी नहीं लग रही है, पर जापान का मार्केट काफ़ी टाइम बाद चला है, इसलिए उनकी प्रायोरिटी फर्स्ट यही रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।